ये वाली जो साइड होती है जहाँ जिसको हम डेबिट कहते हैं, ये डेबिट साइड जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी रिसीट साइड को। मतलब यहाँ पे जब भी हम एंट्री करेंगे इस साइड में, इसका मतलब होता है कि हमारा ये जो कैश का बैलेंस है ये बढ़ जाता है, या जो बैंक की एंट्री कर रहे हैं उससे बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। और जो ये साइड होती है जिसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं, इस ये एक साइड जो होती है ये पेमेंट साइड हुई है। तो ये 8,000 बैंक की पासबुक में ऐड हुआ है, तो नेचुरली हमें फिर इस एंट्री को अपने पास इस बैलेंस में ऐड करना पड़ेगा, सो दैट हम इस पासबुक के बैलेंस तक पहुंच पाएँ। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम 11th की अकाउंटिंग के ऊपर एक सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग को थोड़ा ईज़ी वे में बच्चों को समझा सकें। तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं जर्नल, हम कवर कर चुके हैं लेजर, हमने कैश बुक के बारे में बात कर ली है, और फिर हमने अदर सब्सिडरी बुक्स के बारे में भी बात कर ली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर। हम डिस्कस करेंगे कि कैश बुक और पासबुक कैसे दिखती है, इन दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंसेस क्यों हो सकते हैं, हमें क्या ज़रूरत है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती कैसे है, और एंड में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे कि हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले कैश बुक से। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, जब हम कैश बुक पढ़ रहे थे, कि कैश बुक कई तरह की होती है, जिसमें से एक होती है कैश बुक विद बैंक कॉलम। तो इस कैश बुक में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम कैश वी शो एंट्रीज रिलेटिंग टू बैंक ऑल्सो ऑन द डेबिट साइड एज वेल एज ऑन द क्रेडिट साइड। तो दोनों साइड्स पे कैश और बैंक दोनों के कॉलम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी कैश से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, और जितनी भी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं वो यहाँ आ जाती हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में। अब जब ये हम कैश बुक बनाते हैं, तो ये वाली जो साइड होती है जहाँ जिसको हम डेबिट कहते हैं, ये डेबिट साइड जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी रिसीट साइड को। मतलब यहाँ पे जब भी हम एंट्री करेंगे इस साइड में, इसका मतलब होता है कि हमारा ये जो कैश का बैलेंस है ये बढ़ जाता है, या जो बैंक की एंट्री कर रहे हैं उससे बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। और जो ये साइड होती है जिसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं, इस ये एक साइड जो होती है ये पेमेंट साइड होती है। मतलब जब हम यहाँ पे एंट्रीज करते हैं तो इससे हमारे कैश और बैंक के बैलेंसेस कम हो जाते हैं। तो ये तो रही कैश बुक। अब हम बात कर लेते हैं पासबुक के बारे में। तो बैंक की जो पासबुक होती है वो इस तरह से दिखती है, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। इसमें 4-5 तरह के कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, उसके बाद आ जाते हैं पर्टिकुलर्स, फिर विड्रॉल्स, डिपॉजिट्स एंड बैलेंस। टिपिकली यही एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट होता है। एक आधा कॉलम आगे पीछे भी हो सकता है, या कई बार इसमें सिग्नेचर का कॉलम भी ऐड कर देते हैं। बैंक पासबुक जो होती है वो इशू करता है हमें हमारा बैंक। तो जिस बैंक में हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं, वो बैंक हमें पासबुक इशू कर देता है। उस पासबुक में क्या होती है, हमारी एंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, जो भी हमारी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज़ हैं। इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ डेट आ जाती है, यहाँ पे बैंक की अपनी एक नरेशंस आ जाती हैं, अपने हिसाब से वो करता है। यहाँ पे हमारे लिए रेलेवेंट क्या होता है, यहाँ पे आती हैं विड्रॉल्स। विड्रॉल्स मतलब जब भी हम अपने अकाउंट को अपनी बुक्स में, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे पेमेंट होती है, तो जब हम पेमेंट्स करते हैं तो यहाँ पे हमारा बैंक की एंट्री होती है और रिड्यूस हो जाता है हमारा बैलेंस। तो सेम वे जब हमारी वहाँ पेमेंट की एंट्री होती है तो यहाँ पे विड्रॉल्स में हमारी एंट्री आ जाती है। सिमिलरली जब कैश बुक में हम कुछ रिसीट लेते हैं, मतलब जब बैंक कॉलम में जैसे कोई चेक किसी ने हमें डिपॉजिट कर दिया या हमारे बैंक में कैश जमा करा दिया, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। वो सारी एंट्रीज़ हैं वो पासबुक में इस साइड में रिफ्लेक्ट होती हैं, डिपॉजिट साइड में। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जब हम कैश बुक में डेबिट करते हैं अपने बैंक अकाउंट को, तो वो एंट्री आ जाती है डिपॉजिट साइड्स में। डिपॉजिट साइड में इसलिए आ जाती है क्योंकि बैंक में वो हमारी एंट्री बढ़ रही है, बैलेंस हमारा इंक्रीज़ कर रही है। और जब हम कैश बुक में क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं, इसका मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं। तो जब हम पेमेंट करते हैं तो वो हमारी आ जाती है विड्रॉल साइड में, जो कि हमारा बैलेंस कम कर देती है। ठीक है, तो ये जो अभी हमने डिस्कशन करी, इससे हमारी ये होता है कि हमारा जो बैंक बैलेंस होता है एज़ पर कैश बुक, और जो पासबुक का बैलेंस होता है जो कि यहाँ पे दिखता है हम लोगों को, दे शुड आइडियली मैच। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मैच हो भी जाते हैं, बट समटाइम्स इट डज़ नॉट मैच। उसके पीछे कई रीज़न हो जाते हैं। उन्हीं रीज़न्स की वजह से हमारा कैश बुक और बैंक, ये दोनों की जो बैलेंसेस होते हैं
वो इक्वल नहीं हो पाते। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए आप, ये है कैश बुक। ठीक है, हमने सिर्फ रेलेवेंट कॉलम्स लिए हैं, मतलब ये जो है कॉलम ये सिर्फ बैंक का है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये बैंक की, जैसे मैंने अभी बताया कि बैंक की डेबिट साइड में जो होती है वो रिसीट साइड होती है हमारे लिए। ठीक है, तो जो हमारी रिसीट साइड है उसमें हमने एक तो बैलेंस लिया, फिर हमें अनमोल ने पेमेंट करी 50,000 की थ्रू चेक, इसीलिए बैंक अकाउंट में एंट्री है। ठीक है, तो हमारा बैलेंस 150 हो गया। उधर हमने एक अभिषेक को पेमेंट कर दी चेक के थ्रू, तो वो 20,000 हमारा पेमेंट हो गई, तो बैलेंस हमारा 1,30,000 रह गया। तो ये तो है कैश बुक के रिलेटेड एंट्रीज। अब अगर हम पासबुक की बात करें, तो पासबुक में देखिए ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है 1,00,000 रुपीज़। तो ओपनिंग बैलेंस और यहाँ का ओपनिंग बैलेंस ये दोनों सेम है। उसके बाद देखिए इसने क्या करा, पहले हम इस साइड की चेक कर लेते हैं। तो हमने 50,000 हमारा डिपॉजिट किया था अनमोल का चेक, वो 50,000 यहाँ पे आ चुका है। इस साइड पे हमने अभिषेक को 20,000 की पेमेंट करी थी, तो ये रही अभिषेक की 20,000 की पेमेंट, ये भी एंट्री आ गई। और उसके बाद हमारी कोई एंट्री नहीं, सीधा बैलेंस है। लेकिन बैलेंस हमारा है 130, इसका बैलेंस है 1,29,500। अब ये डिफरेंस कहाँ का है, ये जो एक एक्स्ट्रा एंट्री है, ये एंट्री क्या है, बैंक चार्जेस। तो इस तरह की कुछ एंट्रीज आ जाती हैं जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस, और मतलब बैंक का बैलेंस जब हम बात करते हैं तो वो बैलेंस हमें पासबुक में दिखाई देता है। तो बैंक का जो बैलेंस होता है वो, और जो हमारा कैश बुक का बैलेंस होता है वो, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब बात है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट दिखती कैसे है। तो अब आप देखिए, ऐसे हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th अप्रैल 2026। पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, ठीक है, और एक अमाउंट का कॉलम आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं किसी एक बैलेंस से। जैसे इस एग्जांपल में हमने बैलेंस एज पर कैश बुक लिया। कैश बुक में हमारा बैलेंस था 1,30,000। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने 1,30,000 से ये रिकन्सिलिएशन स्टार्ट करी। अब रिकन्सिलिएशन से हमारा पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है और हम करते क्या है इसमें। देखिए, ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि जो ये दो बैलेंसेस हैं कैश बुक के और पासबुक के, ये जो दो बैलेंसेस हैं हम इनको टैली कर सकें। टैली मतलब इन दोनों, ये दोनों आइडियली शुड मैच, बट अगर मैच नहीं हो रहे तो हमें इनके डिफरेंसेस ढूंढने कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये मैच नहीं हो रहे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने जिससे स्टार्ट किया, जैसे हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है, तो हम अल्टीमेटली इन इन सब में प्लस माइनस करके इस बैलेंस एज पर पासबुक पे पहुंचेंगे, जो कि पासबुक के हिसाब से टैली होना चाहिए। तो इसका मतलब बीआरएस का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम कैश बुक के बैलेंस को इस तरह से एडजस्ट करें प्लस माइनस करते हुए कि हम अल्टीमेटली पासबुक के बैलेंस की तरफ पहुंच जाए। इसका मतलब ये जो बीच की एंट्रीज आएंगी, ये सब हमारे डिफरेंसेस होंगे इन दोनों के बैलेंसेस के बीच के। ठीक है, अब चलिए इसी एग्जांपल पे पहले देखते हैं। इसमें सिर्फ एक ही एंट्री का डिफरेंस था, तो हमने क्या किया, बैलेंस एज पर कैश बुक ले लिया 1,30,000। अब हम इसको करेंगे कैसे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है कि ये बनाते कैसे हैं। तो पहले हम बिल्कुल इजी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो कैसे बनाते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस लिया। अब हम क्योंकि हमें बैलेंस को यहाँ तक लेके आना है, जो भी हमारा पासबुक का बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम वो सारी एंट्रीज करेंगे अपनी कैश बुक में जो बैंक की पासबुक में हुई है, और जो बैंक की पासबुक में नहीं हुई है वो एंट्रीज हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। हमने एक्चुअल में कोई एंट्रीज नहीं करनी है, पहले तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए। एंट्रीज नहीं करनी है हमने कोई भी। ये जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना। हम कोई रेक्टिफिकेशन एंट्रीज वगैरह कुछ नहीं करते हैं। इस रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं कि हमें कौन सी एंट्रीज करनी है कौन सी नहीं करनी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव हमारा सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर हमें दोनों दी हों, जैसे इस केस में हमारे पास दोनों थी, कैश बुक भी थी और पासबुक भी थी, तो हम कॉमन एंट्रीज को कैंसिल कर देते हैं, और जो यूनिक एंट्री रह जाती हैं, जैसे इसमें केस में सिंपल एक एग्जांपल में ये डिफरेंस रह गया था, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम, जैसे मैंने आपको बता रहा कि हमने कैश बुक से स्टार्ट किया, तो अब हम वो सारी एंट्रीज इसमें से हटा देंगे जो पासबुक में नहीं हुई हैं। ठीक है,
और वो सारी एंट्रीज़ करेंगे जो पासबुक में हुई हैं। तो जो एंट्रीज़ पासबुक में हुई हैं वो कैश बुक में जब मैं कह रहा हूँ करेंगे का मतलब ये है कि यहाँ पे हम यहाँ पे एंट्रीज़ वो प्लस कर देंगे कैश बुक में। अगर एंट्रीज़ मतलब पॉजिटिव साइड की है तो प्लस कर देंगे, और अगर पासबुक में उससे हमारा बैलेंस कम हो रहा है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, एक्चुअल में एंट्रीज़ नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं इसमें। देखिए, बैलेंस एज़ पर कैश बुक 1,30,000। अब हमने क्या कहा कि हम पासबुक के हिसाब से एंट्रीज़ को एडजस्ट करते जाएंगे। तो पासबुक में एक 500 रुपीज़ की एंट्री अलग से हुई है बैंक चार्जेस की। अब हमें ये देखना है कि इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है इस एंट्री का हमारे बैलेंस पे। तो अगर आप देखेंगे ये विड्रॉल की एंट्री है, मतलब इससे हमारा बैलेंस 1,30,000 से 129,500 हो गया, मतलब हमारा बैलेंस माइनस हुआ है। ठीक है। बैंक चार्जेस से हमारा बैलेंस माइनस हुआ है, और हम कैश बुक की तरफ से एंट्री करते आ रहे हैं, तो हमें भी अपनी कैश बुक में इस एंट्री से अपना बैलेंस माइनस करना है। तो अगर हम ये माइनस कर देंगे तो हमारा ये बैलेंस फिर से 129,500 आ जाएगा, मतलब हाँ, ये दोनों बैलेंसेस मैच हो जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे और वो जो एंट्री है उसकी उसकी डिटेल लिख देंगे। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, और वो एंट्री हमने 500 रुपीज़ यहाँ से माइनस कर देंगे, और फिर हमारा बैलेंस आ जाएगा एज पर पासबुक। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर BRS। अभी बिल्कुल पहली एंट्री बताई है, जो जो हम आगे चलेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ से बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट की। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो एक एग्जांपल है। सपोज़ हम पासबुक से स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक लिख देंगे, और वहाँ से इस एंट्री को, मतलब इस BRS को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये देखिए, यही स्टेटमेंट हमने दोबारा बनाई है, लेकिन इस बार हमने बनाई है बैलेंस एज पर पासबुक। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, ये बैलेंस एज पर पासबुक हमने बनाई है जो कि 1,29,500 है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, हमने पासबुक के हिसाब से एंट्रीज, यानी बैंक से हम एंट्रीज बनाने शुरू कर रहे हैं पासबुक से। तो अब हम एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, जो एंट्रीज हमारी कैश बुक में हुई हैं उसका जो भी इम्पैक्ट आया है वो हम इम्पैक्ट डालेंगे इस बैलेंस पे। ठीक है। तो अब अगर हम इसी एग्जांपल को इस एंगल से स्टडी करें, पासबुक के एंगल से, तो देखिए पासबुक के एंगल से हमने क्या किया था, वहाँ पे एक पासबुक में 500 रुपीज़ के बैंक चार्जेस डेबिट हुए थे, मतलब उससे हमारा बैलेंस कम हो गया था। लेकिन अब हमने क्या करना है, हम कैश बुक के हिसाब से एंट्रीज बनाएंगे, मतलब कैश बुक में ये एंट्री नहीं हुई है। अगर कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, इसका मतलब इसका बैलेंस बढ़ा हुआ है, बैलेंस हमने कैश बुक में माइनस नहीं किया है। तो हमें पासबुक में भी वही करना है। तो अगर पासबुक में हमने माइनस किया है तो हम यहाँ पे उल्टा कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया, बैलेंस एज पर पासबुक लिया, और जो पासबुक के अंदर हमने माइनस की एंट्री करी थी उसको रिवर्स कर दिया बेसिकली, क्योंकि वो कैश बुक में नहीं हुई। तो हमने उससे उसको उस एंट्री से बैलेंस को ऐड कर दिया, तो हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक 1,30,000 आ गया। अगेन वी गॉट द सेम आंसर। तो बेसिकली जब भी हम BRS बनाते हैं, हम किसी भी साइड से बना सकते हैं, हम चाहे तो कैश बुक साइड से बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं और पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाते हैं, या फिर हम पासबुक से स्टार्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली पासबुक के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और फिर हम कैश बुक पे पहुंच जाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये तो मैंने अब बहुत सिंपल एग्जांपल दी थी। अब हम थोड़ा सा एक दो और हल्की सी एग्जांपल्स करेंगे ताकि और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलते इस एग्जांपल को समझते हैं, और अब हमारे इस एग्जांपल से हमें बिल्कुल प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन March 31st 2017। ठीक है। तो उसमें तो एक ही एंट्री थी, अब हमें क्या किया है, हमें सिर्फ डिफरेंसेस की एंट्रीज दे दी है उसने। तो नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में इस तरह के ही पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे वो बताएंगे कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या हुए, मतलब कुछ एंट्रीज हमने पासबुक में की होंगी, कुछ कैश बुक में की होंगी, या कुछ गलतियाँ की होंगी, वो सब पॉइंट इसमें वो बताएंगे, और हमें बैलेंस दिया होगा, उस बैलेंस से हमें इन सब पे आना होगा। अब इन पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं और एक्चुअल में आप कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बैंक बैलेंस दे दिया, तो हम स्टार्ट कर देंगे इस तरह से कि बैलेंस एज पर, हमें कोई ना कोई एक बैलेंस तो दिया ही होगा, बैलेंस एज पर यहाँ पे दिया है कैश बुक। तो अब हम एज पर कैश बुक एंट्रीज करना शुरू करेंगे। मतलब अब इसका मतलब क्या होता है, हम एंट्रीज ऐसे बनाएंगे जैसे कि पासबुक में जो जो हमारी एंट्रीज हुई हैं
उनकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है वो सारी एंट्रीज़ हमारी हम यहाँ पे कैश बुक में यहाँ पे वो सेम इम्पैक्ट देंगे कि अगर किसी एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस प्लस हुआ है और वो एंट्री हमने मिस करी है तो हम उसको प्लस कर देंगे इस स्टेटमेंट में। तो एक एक करके एंट्रीज देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहली एंट्री, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो आपको पहले एक एक एंट्री समझनी है और फिर इसकी सोचेंगे क्या करना है। तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब क्या होता है? हमने कुछ चेक इशू किए, ऑब्वियस सी बात है, हम चेक किसको इशू करते हैं? जिसको हमने पेमेंट करनी होती है। तो हमने चेक इशू किए बट उन्होंने अभी तक वो नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी तक वो अपने अकाउंट मतलब अपने बैंक में लगाए नहीं है, या फिर उन्होंने कैश, अगर वो नॉर्मल बेयरर चेक है तो उन्होंने कैश नहीं विड्रॉ किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब हम चेक इशू करते हैं तो ज्यों ही हम चेक इशू करते हैं हम क्या करते हैं, अपना बैलेंस, बैंक बैलेंस जो होता है उसको माइनस कर देते हैं। क्योंकि चेक इशू होते ही हम क्या करते हैं, टू बैंक अकाउंट कर देते हैं, जिसकी भी हमने पेमेंट करनी होती है उसको डेबिट कर देते हैं और टू बैंक अकाउंट कर देते हैं। तो हमने क्या करा, अपना बैलेंस कम कर दिया। लेकिन ये चेक्स अभी पेमेंट के लिए बैंक में आए नहीं है, इसका मतलब बैंक ने अभी तक ये माइनस नहीं किया है। ठीक है। अब हमने क्या करा, हम कैश बुक के हिसाब से बना रहे हैं, मतलब जो कुछ पासबुक में हुआ है वो इम्पैक्ट हमें देना है। तो पासबुक में इम्पैक्ट क्या हुआ है कि ये बैलेंस माइनस नहीं हुआ है, मतलब ये अभी प्लस है बैलेंस, क्योंकि चेक आया ही नहीं है अभी। ये जो 6,000 के चेक हैं ये अभी तक आए ही नहीं है। तो इस अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्योंकि कैश बुक के बैलेंस को एडजस्ट करते हुए पासबुक तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। पहले हमने माइनस की हुई है, लेकिन क्योंकि कैश बुक में तो बैंक की पासबुक में तो ये माइनस नहीं है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, हर ट्रांजैक्शन को, हर एंट्री को ध्यान से समझेंगे, उसका ऐड करना है। या आपको बेसिकली बीआरएस में दो ही काम करने होते हैं, या तो कुछ बैलेंस में ऐड करोगे या माइनस करोगे या इग्नोर करोगे किसी किसी चीज़ को। तो बस आपने देखना है कि मुझे करना क्या है, वो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे नोट कर लीजिए और उसके बाद आप सीधा बीआरएस बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब देखिए इस एंट्री का इम्पैक्ट समझिए। बैंक ने डायरेक्ट एक डिविडेंड हमारा ले लिया है 8,000 रुपये का। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो बैंक ने अपनी बैलेंस है, जो पासबुक में बैलेंस दिख रहा है उसमें ये 8,000 प्लस है, क्योंकि ये डायरेक्ट अकाउंट में चला गया है हमारे। लेकिन हमारी ये एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम कैश बुक के हिसाब से बैलेंस बना रहे हैं, जैसे मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, हमें वो सारी एंट्रीज करनी है जो बैंक की पासबुक में हुई है। तो ये 8,000 बैंक की पासबुक में ऐड हुआ है, तो नेचुरली हमें फिर इस एंट्री को अपने पास इस बैलेंस में ऐड करना पड़ेगा, सो दैट हम इस पासबुक के बैलेंस तक पहुँच पाएँ। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है। इस तरह से आप हर एंट्री के आगे लिख सकते हैं और एंड में फाइनली आप अपनी बीआरएस बना सकते हैं। आई होप आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आनी शुरू हो गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अभी ये पिछले एग्जाम्पल में भी हमने करा था कि बैंक चार्जेस जब लगते हैं तो बैंक ऑटोमेटिकली अपने, अब हमारा बैलेंस जो है वो माइनस कर देता है। अब ऑब्वियस सी बात है, कैश बुक में नहीं हुआ है तो ये कैश बुक में माइनस नहीं हुआ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ करेंगे जो पासबुक में हुई है, तो हम इसको माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लेस। ठीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अ चेक ऑफ ₹6,000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास किसी हमारे कस्टमर ने 6,000 का चेक दिया होगा हमें, हमने वो डिपॉजिट कर दिया। ठीक है। तो जब हम जो ही हम चेक डिपॉजिट करते हैं हम बैंक अकाउंट को इंक्रीज़ कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ बैंक की तरफ से। कलेक्ट का मतलब होता है कि बैंक ने अभी उसकी पेमेंट नहीं ली है। बैंक इसकी एंट्री तभी करेगा उस चेक की जब उसको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में करना कहते हैं कलेक्ट हो जाता है जब चेक। तो चेक अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब बैंक को वो पेमेंट नहीं हुई है। तो अगर बैंक को पेमेंट नहीं हुई है तो मतलब बैलेंस भी बैंक की पासबुक में नहीं बढ़ा है। तो अगर पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा है तो हमको भी वो बैलेंस क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपका लेस। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप सारी एंट्रीज को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे, जिस बैलेंस से हमने स्टार्ट करा है उसके अकॉर्डिंगली आप ये उसको या तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे, और फाइनली फिर अब आप
कुछ नहीं बचा, अब आपको सिर्फ और सिर्फ वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। तो चलिए वो देख लेते हैं एक बार। तो ये रही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। ये रहा हमारा फॉर्मेट पर्टिकुलर्स। एक हमने डिटेल्स कॉलम बना लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए और एक अमाउंट कॉलम। ठीक है, अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, एक इस एग्जांपल को भी हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। तो सबसे पहले हम करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक और 50,000 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमने जो जो डिस्कशन करी है उसके हिसाब से हम सबसे पहले ऐड वाली एंट्रीज ले लेंगे, फिर लेस वाली एंट्रीज ले लेंगे। तो अब आपने क्योंकि ऑलरेडी मार्क कर रखी हैं कि कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कौन सी चीज़ लेस करनी है, तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, बस ऐड करना है। तो हम ये नरेशन नोट करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,000। तो ऐड में हम एंट्री कर देंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये लिख के 6,000 हमने डिटेल्स में ऐड कर दी, क्योंकि एक से ज़्यादा एंट्रीज हम ऐड कर रहे हैं तो वो तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। तो उस हिसाब से हम एक डिटेल्स कॉलम में इसको एंट्री करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया, द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000। ठीक है, और ये भी ऐड करना है हमने, तो इसमें भी हम लिख देंगे ऐड डिविडेंड कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। तो 8,000 ये भी आ गया, दोनों का टोटल किया 14,000 आ गया। टोटल किया 50 + 14 64 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दो लेस की एंट्रीज कर लेंगे। तो पहले बैंक चार्जेस की और फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो अब हम लिख देंगे लेस बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, अगेन डिटेल्स में डाल दिया हमने। फिर नेक्स्ट एंट्री चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड 6,000, अगेन डिटेल में डाल दिया। इन दोनों का टोटल किया 6,400 यहाँ ले गए। अब ये लेस की एंट्री, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका बैलेंस आ गया 57,600। तो ये है आपका बैलेंस एज पर पासबुक। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपको या तो ये बैलेंस दिया होगा या ये बैलेंस दिया होगा और एडजस्टमेंट्स दी होंगी। तो आपको बस उस बैलेंस से एडजस्ट करते करते इस बैलेंस तक पहुंचना है। बहुत रेयरली होगा कि आपको ये दोनों ही बैलेंस मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कैसे बनाते हैं, अब जो जो हम आगे और एग्जांपल्स पे जाएंगे आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब हम धीरे धीरे एग्जाम्पल्स का लेवल बढ़ाना शुरू कर देंगे। The bank passbook of Messrs. Brothers and Company showed a balance of rupees 45,000 on May 31st, 2026. Following was observed. अब इस एग्जाम्पल में आपको बैंक पासबुक का बैलेंस दिया है विच इज़ 45,000। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बैंक के पासबुक से और अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करते जाएंगे। हम एडजस्टमेंट इस तरह से करेंगे कि जो इफ़ेक्ट हमारा कैश बुक के अंदर आया है हम वो सारा इम्पैक्ट देंगे इस बैलेंस पे, सो दैट हम कैश बुक तक पहुंच सके, उसके बैलेंस तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्री वाइज। पहली एंट्री, चेक्स इशूड बिफोर May 31st अमाउंटिंग टू ₹30,000 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर इनकैशमेंट। हमने चेक इशू किए बिफोर May 31st, क्योंकि हम 31 मई को बना रहे हैं, तो हमने 30,000 वर्थ के चेक इशू किए जो अभी तक इनकैश नहीं हुए। अब इसका इम्पैक्ट आपको देखना पड़ेगा। अभी तक इन कैश नहीं हुए मतलब बैंक की पासबुक में ये माइनस नहीं हुए हैं, लेकिन कैश बुक में तो माइनस हो गए। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया, जो ही हम चेक इशू करते हैं हमारा बैंक का बैलेंस साथ के साथ कैश बुक में कम हो जाता है। तो अगर कैश बुक में बैलेंस कम हो गया है और हम पासबुक बना रहे हैं, पासबुक के हिसाब से बीआरएस बना रहे हैं, तो अब हम इस वो इम्पैक्ट देंगे। तो यहाँ पे अगर माइनस हुआ है तो हम इसको भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक एंट्री को समझेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। टू चेक्स ₹4,000 एंड 5,000 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन May 31st, बट द बैंक गेव क्रेडिट फॉर द सेम इन June 26। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने दो चेक जमा करे थे जो कि 9,000 के थे, जिनका क्रेडिट May 31st को नहीं आया है, क्यों, और हम बना रहे हैं May 31st की डेट की बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, 9,000 का चेक जो ही हमने बैंक में डिपॉजिट किया हमारी कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में तो नहीं बढ़ा है। तो अब हम वो सेम इम्पैक्ट देंगे, मतलब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे इस बैलेंस को। तो ये एंट्री हो जाएगी ऐड बैंक की पासबुक में। थर्ड एंट्री पे चलते हैं। थर्ड एंट्री है, देयर वॉज ऑल्सो अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹5,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चेक डिसऑनर्ड और May 31st। अब देखिए जब चेक डिसऑनर हो जाता है, ठीक है,
तो बैंक की पासबुक में उसने कहा है देयर वाज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹5,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चेक। तो अगर हमारा बैंक की पासबुक में माइनस हो गया है बैलेंस, माइनस हो गया इन द सेंस कि बेसिकली बैंक कभी भी माइनस पहले एंट्री करके फिर माइनस नहीं करता है। बैंक क्या करता है, दिखाता है कि मैंने 5,000 रुपये का चेक डिपॉजिट कर दिया है, मतलब हमने कलेक्शन प्रोसेस में डाल दिया है। लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं मिलती है तो ये क्रेडिट नहीं आएगा आपकी बुक्स में। तो नेट इम्पैक्ट ये पड़ा कि बैंक की पासबुक में हमारा ये 5,000 का बैलेंस नहीं शो हो रहा, क्योंकि वो आया ही नहीं, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब होता है कि पेमेंट नहीं हुई है। तो जब हमारे उस चेक की पेमेंट नहीं हुई है तो हमारा बैलेंस नहीं बढ़ा है, और अगर बैलेंस नहीं बढ़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि कैश बुक में ये हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो ये एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अब आपने देख लिया कि हम इनका क्या करेंगे। अब हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये रही हमारी BRS एज ऑन May 31। हमने वही कॉलम बना लिए, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट का। अब हम बैंक एज पर बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ 45,000 जो यहाँ पे हमें दिया है। अब हम पहली एंट्री करेंगे लेस, तो हम पहले ऐड कर लेंगे फिर एंड में लेस कर लेंगे। तो पहले ऐड की एंट्री कर लेते हैं। तो ऐड की एंट्री में 4,000 प्लस 5,000, 9,000 की एंट्रीज़ है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। इस तरह से हम एक रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये रहा आपका ऐड की एंट्री, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड एज ऑन May 31। और 4 + 5 9,000 की हमारी ये एंट्रीज हो जाएंगी। दूसरी ऐड क्या है, डेबिट इन द पासबुक इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चेक डिसऑनर्ड। तो ये एंट्री कर लेंगे, ऐड चेक डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। तो ये 5,000 हमारा ये भी ऐड हो जाएगा। तो दोनों का टोटल 14,000 ऐड कर देंगे। 45 + 14,000 59,000 आपका आ गया। अब जो लेस की एंट्री बची है वो कर लेते हैं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये हमने 30,000 लेस कर दिया। 30,000 59,000 में से लेस किया, 29,000 हमारा फाइनल बैलेंस आ गया। नाउ दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो हमने पासबुक से स्टार्ट किया और हमने एडजस्टमेंट्स करते करते हम लोग कैश बुक के बैलेंस पे आ गए। ठीक है, आई होप अब आपको पूरी प्रोसेस क्लियर होगी कि हम BRS बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कॉलम में अपने डाउट डाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ऑन March 31st 2026 द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ अग्रवाल ट्रेडर्स showed a credit balance of 1,18,100, that is overdraft. On examining of the cash book and the bank statement, it was found that, now these are the points. तो इससे पहले कि हम पॉइंट डिस्कस करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस है पासबुक कैश बुक में। कैश बुक के हिसाब से ही हमने स्टार्ट किया है, बट हमारा ओवरड्राफ्ट है। तो हमने वीडियोस में पिछले समझा था, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कई बार बैंक हमें ये फैसिलिटी दे देता है कि आपका जो बैंक के अंदर बैलेंस है आप उससे ज़्यादा भी एंट्रीज डेबिट करवा सकते हैं। तो इस केस में ओवरड्राफ्ट यूज़ हुआ है। तो इससे हमारी थिंकिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ये बैलेंस माइनस में नोट कर लेंगे। ठीक है, और ट्रांजैक्शन हम नॉर्मल वैसे ही करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। चेक्स रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, चेक रिसीव हो गए और रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 12,400 रुपये के चेक आए, हमने रिसीव किए और हमने कैश बुक में एंट्री कर ली, लेकिन वो अभी तक बैंक के पास गए नहीं हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारी कैश बुक में बैलेंस प्लस है। ठीक है, कैश बुक में बैलेंस प्लस है लेकिन पासबुक में बैलेंस प्लस नहीं है। हम बना रहे हैं एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम वो सारी एडजस्टमेंट करेंगे जो पासबुक में हुई है। तो अगर पासबुक में ये प्लस नहीं है तो इसका मतलब हमें इसको अब क्या इसमें माइनस करना पड़ेगा, सो दैट हमारा बैलेंस पासबुक के बराबर आ जाए। सो इस एंट्री को हम क्या करेंगे, ये लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। ये भी क्या हुआ, सीधा बैंक में जाके जमा करा दिया हमारे कस्टमर ने। तो नेचुरल सी बात है, ये कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है और पासबुक में हो गया है। तो हम क्योंकि कैश बुक के हिसाब से बना रहे हैं तो हम वो सारी ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट देंगे जो पासबुक में हुआ। तो ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये बैलेंस हमारा पासबुक में एडेड है, तो ये हो जाएगा ऐड। नेक्स्ट एंट्री,
चेक्स इशूड फॉर रुपीज़ 1,75,200 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या हुआ, हमने एक कुछ चेक इशू किए इस अमाउंट के, लेकिन वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। तो नेचुरल सी बात है, हमारा पासबुक में बैलेंस अभी तक माइनस नहीं हुआ है पासबुक में, यानी कि वो एडेड है। लेकिन जो ही हम चेक इशू करते हैं हम कैश बुक में बैलेंस माइनस कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे सो दैट हमारा इम्पैक्ट बैलेंस पासबुक वाला आ जाए। तो ये एंट्री भी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 8,800 चार्ज्ड बाय द बैंक वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब इस एंट्री का इम्पैक्ट पासबुक में क्या हुआ है कि पासबुक में ये इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, चार्ज मतलब माइनस हुआ है पासबुक में। इसका मतलब कैश बुक में जो इंटरेस्ट है ये अभी एंटर नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे अपने कैश बुक के बैलेंस में से। तो ये एंट्री हमें अपना बैलेंस हमें लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए। अब हम BRS बना सकते हैं। तो ये रही हमारी BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। हमने वही कॉलम बना लिए। स्टार्ट हमने कर दिया बैलेंस एज पर कैश बुक से। कैश बुक में हमारा बैलेंस ओवरड्राफ्ट में दिया हुआ है 1,18,100। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस में लिख देंगे। तो जब भी हमने किसी बैलेंस को माइनस में लिखना हो तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो ये ब्रैकेट्स इंडिकेट करती हैं कि वैल्यू नेगेटिव में है। तो ये रहा हमारा बैलेंस। अब इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम एंट्रीज नॉर्मल करते रहेंगे। अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। अब चलते हैं, क्योंकि हमने ये जो लॉजिक लगाए यहाँ पे, ये उसी हिसाब से लगाए हैं कि हम एंट्रीज में हमारा बैलेंसेस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऐड की एंट्रीज कर लेते हैं। तो ऐड में पहले ये 27,300 की एंट्री है, पेमेंट रिसीव डायरेक्टली बाय द बैंक। तो ये पहली एंट्री आ गई, पेमेंट रिसीव डायरेक्टली इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 27,300। सेकेंड एंट्री हमारी है, चेक इशूड फॉर 1,75,200 नॉट प्रेजेंटेड। सो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,75,200। तो दोनों का टोटल कर लिया तो 2,02,500 ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस था और ये पॉजिटिव था, तो अब हमारा नेट इफेक्ट क्या आ गया, ये पॉजिटिव में हो गया। ठीक है, अब हम लेस की एंट्रीज कर लेते हैं। लेस की एंट्रीज में सबसे पहले है चेक्स रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड बट नॉट सेंड टू द बैंक। तो ये एंट्री कर लेंगे, चेक्स रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू द बैंक 12,400। और लास्ट जो हमारी एंट्री है वो है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 8,800। तो एंड में आ गया इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इन द पासबुक 8,800। दोनों का टोटल किया 21,200, इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो ये रहा हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो आई होप ये क्लैरिटी अब आपकी और हो गई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब हम क्या करेंगे, ओवरड्राफ्ट की एग्जाम्पल ली, लेकिन अब हम पासबुक के एंगल से करेंगे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ आशा एंड कंपनी प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31। ओवरड्राफ्ट हमें एज पर पासबुक दे रखा है। अब हम एक एक करके देखते हैं इन एंट्रीज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 20,000। अब देखिए इसका मतलब है बैंक ने हमारा बैलेंस माइनस कर रखा है, लेकिन ये कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है और हम बना रहे हैं एज पर पासबुक, मतलब हम वो सारी एंट्रीज का इम्पैक्ट देंगे जो कैश बुक में हुई है। तो कैश बुक में ये माइनस नहीं हुआ है, तो मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कर देंगे ऐड। ठीक है, जब हम पासबुक के बैलेंस में इसको ऐड कर देंगे तो हमारा बैलेंस कैश बुक की तरफ आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। अब जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने दिया है, मतलब बैंक ने अगेन ये माइनस कर दिया है, तो इसका मतलब कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है। तो अगर कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसमें अगेन जो ही चेक इशू हुआ पास कैश बुक में हमने माइनस कर दिया अपना बैलेंस, बट प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। तो इसका मतलब ये जो पासबुक है, पासबुक में ये 65,000 माइनस नहीं हुआ है अभी तक। तो अब हम करेंगे, क्योंकि हमें तो कैश बुक के हिसाब से एंट्रीज करनी है, तो ये हो जाएगा आपका लेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, चेक डिपॉजिट हो गए बट अभी आए नहीं, मतलब पासबुक में ये बैलेंस अभी तक प्लस नहीं हुआ है, मतलब माइनस में है अभी। क्योंकि कैश बुक में प्लस है तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पासबुक में माइनस है। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसको टू मेक इट इक्वलेंट टू कैश बुक।
और लास्ट एंट्री है रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक। तो ये 5000 रुपीज़ बैंक ने गलती से डेबिट कर दिए। अब बैंक ने गलती से डेबिट किया मतलब ये पासबुक में एंट्री माइनस हो चुकी है, लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ है। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे फिर से, सो दैट वी कैन कम टू द कैश बुक बैलेंस। ठीक है, तो हमने सारा पॉइंट क्लियर कर लिया। अब हम एक एक करके एंट्री कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे 2 लाख रुपए के ओवरड्राफ्ट के साथ। तो दिस इज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 26। बैलेंस एज पर पासबुक हमने 2 लाख के ओवरड्राफ्ट, माइनस के साइन दे दिया हमने ब्रैकेट्स के अंदर डाल के, तो माइनस से स्टार्ट कर दिया है। अब हम पहले ऐड की एंट्रीज कर लेंगे। तो पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 20,000, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आ गया 20,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 2000, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 2000। थर्ड एंट्री हमारी है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड 60,000, तो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड 60,000। और ऐड की लास्ट एंट्री है रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक 5,000, तो हमने रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक को भी ऐड कर दिया। इन चारों को टोटल किया 87,000 आ गया आपका। तो 2 लैक्स में से 87,000, अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव कम है, तो 1,13,000 आपका अभी भी नेगेटिव चल रहा है। अब हम लेस की एंट्री करेंगे विच इज़ चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 65,000, तो ये रहा चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 65,000। अब ये भी माइनस है, ये भी लेस करना है, तो इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। सॉरी, ये नेगेटिव में है। बैलेंस एज पर कैश बुक 1,78,000 नेगेटिव, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने काफ़ी डिटेल में बात करी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। हमने कैश बुक और पासबुक क्या होती है, कैसे बनती हैं, कैसे दिखती हैं, ये बात कर ली। उसके बाद हमने बात करी कि रिकंसिलिएशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जनरली ये बैलेंसेस जो होते हैं वैसे तो मैच होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर्स ये कई बार मैच नहीं होते हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। और फिर हमने बात करी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, और फिर हमने कुछ एग्जाम्पल से इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की। तो आने वाले वीडियो में हम और प्रैक्टिकल थोड़े से और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट आप एग्ज़ाम रेडी रह सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।